नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रॉयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास कक्षा 10 विषय विज्ञान हिंदी वर्ग में जो तीसरा अध्याय हम पढ़ रहे थे आनुवंशिकी, उसी को हमें आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमें मेंडल के द्वारा किए गए जो संकरण के प्रयोग थे उनके बारे में पढ़ रहे थे, ताकि हम मेंडल के द्वारा दिए गए जो आनुवंशिकी के 3 नियम हैं उन तीनों नियमों को हम वहां पर समझ सके। तो पहले हमने पढ़ा था पिछली क्लास में एक संकरण प्रयोग जो है उसके बारे में, जिसमें केवल एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए संकरण जो है वो करवाया जाता है। जीवों के एक आनुवंशिक लक्षण को ध्यान में रखते हुए संकरण करवाते हैं। जैसे मेंडल के 7 जो लक्षणों का चयन किया था अपने मटर के पादप में, जिसमें पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, या फिर फल या फली जो उसमें बनती है उसकी आकृति, उसका रंग, या बीज जो बनता है उसकी आकृति, उसके रंग में से किसी एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए संकरण करवाएं। केवल एक लक्षण को ध्यान में रखें। जैसे लंबाई का लक्षण हम ध्यान में रख रहे हैं, उसमें ये देखें कि जनक जो है वो लंबाई के आधार पर कैसे हैं, लंबे हैं या बोने हैं। उनसे जो संततियां उत्पन्न होते हैं उनमें लंबाई के आधार पर किस प्रकार का लक्षण प्रदर्शित करती हैं, वो लंबी हैं या बोनी हैं, F1 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में। बाकी लक्षणों पर ध्यान ही नहीं रखे कि पुष्प कहाँ बनते हैं, किस रंग के हैं, तो वो एकल संकरण प्रयोग कहलाता है। लेकिन जब दो लक्षणों को एक साथ ध्यान में रखा जाए, जैसे कोई से भी 2 लक्षण हो 7 में से, तो उसे हम द्विसंकर संकरण प्रयोग कहेंगे। तो जब 2 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए संकरण करवाते हैं तो उसे हम द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। इसमें 2 अलग अलग जीनों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया जाता है कि 2 अलग अलग जीन जब वंशागति दर्शाते हैं तो क्या उनका आपस में कोई एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। इस चीज को समझने के लिए द्विसंकरण प्रयोग जो है वो करवाया गया था। अब 2 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कैसे, जैसे जनक पीढ़ी जो है वो ली, उसमें 2 लक्षण ध्यान में रख लिए, जैसे पादप की लंबाई और पुष्प का रंग। पादप की लंबाई के आधार पर यह देखा कि पादप लंबा है या बोना, और लंबा है तो उसमें पुष्प का रंग कैसा है, बैंगनी है या सफेद है। इन दोनों लक्षणों को ध्यान में रखें, फिर चयन करें F1 पीढ़ी में पौधे जो हैं वो किस तरह के उत्पन्न होते हैं। लंबे पौधे पर पुष्प जो है वो बैंगनी रंग के हैं तो उनको अलग रखेंगे, और लंबे पौधे पर पुष्प यदि श्वेत रंग के हैं तो उनको अलग रखेंगे। इसी तरह से बोना पादप है, उसमें पुष्प का रंग बैंगनी है तो बोना और बैंगनी वो अलग, और बोना और श्वेत पुष्प वो अलग पादप, उसका चयन अलग किया जाएगा। तो इस तरह से 2 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए जो संकरण करवाया वो था द्विसंकरे संकरण। पहले 2 नियम मेंडल के जो हैं जिनके बारे में हमने पढ़ लिया था, प्रभाविता का नियम, और एक दूसरा जो था वो था युग्मकों के शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। वो एकल संकरण प्रयोग पर आधारित थे। लेकिन तीसरा जो नियम है स्वतंत्र अप्यूहन का नियम, वो इसी प्रयोग पर आधारित है। तो इसको हम आगे पढ़े उस नियम को, उससे पहले ये द्विसंकर संकरण प्रयोग क्या है इसको हम समझते हैं। अब मेंडल ने 7 लक्षणों का चयन किया था, उनकी एक सारणी जो है वो आपको बताई हुई है। उस सारणी के अनुसार यदि हम देखें तो पादप के 7 अलग अलग लक्षण थे, उनमें से 2 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर इस प्रयोग को समझेंगे। वो 2 लक्षण जो है वो बीज से संबंधित हैं। एक लक्षण जो है वो है बीज की आकृति का, पादप में जो बीज बनते हैं उन बीजों की आकृति किस प्रकार की होती है, इस चीज को ध्यान में रखा जाए। अब आकृति के आधार पर यदि देखें तो पादप में बीज 2 प्रकार के बनते हैं। एक वे बीज जो आकृति में गोल होते हैं, और दूसरे जिनके ऊपर झुर्रियां सी पाई जाती हैं जिन्हें हम झुर्रीदार कह सकते हैं। यानी गोल इस तरह के और झुर्रीदार इस तरह के, तो 2 प्रकार के बीज हो गए। इसी तरह से दूसरा लक्षण जो है वो है बीज का, या अंदर जो बीज पत्र होते हैं उनका रंग के आधार पर देखें तो 2 रंगों के बीज जो है वो मटर के पादप में बनते हैं। या तो बीजों का रंग होता है पीला या फिर होता है हरा। अब इनमें से आकृति के आधार पर गोल लक्षण जो है वो प्रभावी है झुर्रीदार पर, और एक पीला लक्षण प्रभावी है हरे रंग पर। अब इसका मतलब कैसे पता चला कि ये गोल प्रभावी है, क्योंकि एकल संकरण प्रयोग में मेंडल ने प्रयोग करवाया। गोल बीज वाले पौधे का क्रॉस झुर्रीदार बीज वाले पौधे से करवाया, और दोनों के संकरण से F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त किए उसमें सारे पौधे जो हैं उनमें जो बीज उत्पन्न हुए वो कैसे थे, गोल रंग के। इसका मतलब गोल प्रभावी लक्षण हो गया। पीला और हरा,
रंग के आधार पर एकल संकरण प्रयोग करवाया। इस लक्षण को ध्यान में रखते हुए F1 पीढ़ी में पीले और हरे पादप के बीच में क्रॉस करवाकर जो F1 पीढ़ी प्राप्त की, उसमें सभी पादप पीले रंग के बीज वाले प्राप्त हुए, इसलिए पीला रंग जो है वो प्रभावी है। अब इसका नियंत्रण करने वाली जीन जो है उनको हम देखें। इसका नियंत्रण करने वाली जीन जो है उसको हम दर्शा देते हैं R से, और इसमें गोल जो है वो प्रभावी है तो इसको हम दर्शा देंगे कैपिटल R से, अप्रभावी है इसको स्मॉल r से दर्शा देंगे। यानी गोल लक्षण वाली जीन जो है या एलिल जो है वो तो है कैपिटल R, और झुर्रीदार लक्षण वाला जो एलिल है या जीन का जो रूप है वो है स्मॉल r। इसी तरह से पीला रंग प्रभावी है तो इसकी जीन को हम दर्शाएंगे या एलिल को हम दर्शाएंगे कैपिटल Y से, और हरे रंग वाले लक्षण, हरे रंग का जो लक्षण है इसके जीन या एलिल को हम दर्शाएंगे स्मॉल y से। तो इस प्रकार से हम इनको प्रदर्शित करेंगे, और इन दोनों लक्षणों को एक साथ ध्यान में रखते हुए संकरण जो है वो किस प्रकार से करवाया उसको हम देखेंगे। तो संकरण के प्रयोग में सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो होती है जनक पीढ़ी की। जनक पीढ़ी के रूप में इन्होंने शुद्ध लक्षण वाले पादप जो है उनका चयन किया, अर्थात जनक पीढ़ी के रूप में एक तो इन्होंने पादप लिया जनक पीढ़ी, या जिसको हम पी से भी दर्शा देते हैं पी जनरेशन। तो पी जनरेशन, या चलो पूरा ही नाम लिख देते हैं जनक पीढ़ी। अब इस जनक पीढ़ी के पादप में, जनक पीढ़ी में उन्होंने एक तो पादप लिया ऐसा जिसके बीज कैसे थे गोल, और उनका रंग कैसा था पीला, यानी समयुग्मजी प्रभावी लक्षण वाले पादप का चयन किया। गोल जो था वो कैसा था शुद्ध गोल या समयुग्मजी गोल। इसका मतलब है इसमें दोनों के दोनों जीन जो है वो गोल लक्षण वाले या दोनों एलिल गोल लक्षण वाले थे, यानी कैपिटल R थे, और गोल पीला रंग भी शुद्ध था, जनक पीढ़ी शुद्ध ही होती है। तो इसमें पीला रंग यानी दोनों के दोनों एलिल कौन से कैपिटल Y। और दूसरा पादप जो लिया वो था शुद्ध अप्रभावी लक्षण वाला। गोल का अप्रभावी लक्षण जो है वो होता है झुर्रीदार, और एक पीले का अप्रभावी लक्षण होता है हरा। तो शुद्ध गोल पीला और शुद्ध झुर्रीदार हरा, ये पादप जो है वो इन्होंने लिए। इसको थोड़ा सा इस तरफ लिख देते हैं, नहीं तो ये बोर्ड पे आएगा नहीं, तो एक बार भी इसको फिर से लिखता हूं। पहले इन्होंने चयन किया जनक पीढ़ी का। जनक पीढ़ी में पादप लिया एक तो शुद्ध गोल और पीला, अर्थात कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। और दूसरा जो पादप लिया वो था शुद्ध झुर्रीदार हरा। इसके रूप में इसका अर्थ यहाँ पर इसका जीन पर रूप हो जाएगा स्मॉल r जो झुर्रीदार के एलिल है, और स्मॉल y जो हरे रंग के एलिल हैं। अब इनके बीच में युग्मकों का निर्माण हुआ, तो युग्मक बनते हैं। एक जीन के दो एलिल हैं, पेयर में या जोड़े में मिलते हैं, उनमें से युग्मक में केवल एक ही एलिल जाएगा यानी कैपिटल R, और इन दोनों में से Y में से केवल एक जाएगा तो वो होगा कैपिटल Y। दोनों में से कोई सा ही जाए है तो कैपिटल Y ही, क्योंकि इसमें तो स्मॉल y है ही नहीं। और इसमें देखें इसमें युग्मक बनेगा तो एक तो जाएगा स्मॉल r, इन दोनों r में से एक, और इन दोनों y में से एक, तो कोई सा ही जाए चाहे जाना स्मॉल y है। अब युग्मकों का संलयन होगा, ये युग्मक बन गए, युग्मक संलयन होगा, युग्मक संलयन से F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। इसमें दोनों एलिल, एक जीन के जो दो एलिल हैं यानी R Y वो फिर से जोड़े में आ जाएंगे, लेकिन जोड़े में आएंगे तो इससे तो आएगा कैपिटल R और इससे आएगा स्मॉल r, क्योंकि है ही इसमें स्मॉल r। और रंग, बीज के रंग का निर्धारण करने वाले एलिल हैं वो देखें, एक से आएगा कैपिटल Y तो दूसरे से आएगा स्मॉल y, और इस तरह से हमको प्राप्त होगी F1 पीढ़ी। अब ये F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई है, इसमें मेंडल ने यह पाया कि प्रभावी लक्षण जो है केवल वही प्रकट होता है। प्रभाविता का नियम यहाँ पर लागू होगा। एक जीन के दो अलग अलग एलिल एक साथ हों तो उनमें से केवल एक ही अपने आप को प्रदर्शित करता है। यहाँ प्रदर्शित करेगा कैपिटल R, जिससे पादप का बीज कैसा होगा गोलाकृति वाला, और कैपिटल Y और स्मॉल y ये दूसरे रंग का या दूसरे लक्षण का
जीन का युग्म है या एलीलों का जोड़ा है, इसमें से दो अलग अलग एलील एक साथ हैं, एक पीले रंग वाला एक हरे रंग वाला, तो इसमें से केवल एक ही अपना प्रभाव दर्शाएगा और प्रभाव दर्शाता है पीले रंग वाला जो प्रभावी है वो। तो इसके कारण से ये जो पादप बनेगा वो कैसा होगा, विषम युग्मजी कह सकते हैं या अशुद्ध कह सकते हैं। विषम युग्मजी प्रभावी लक्षण वाला यानी गोल और रंग पीले रंग वाले पादप जो हैं वो प्राप्त हो गए। अब इसमें इन्होंने आगे इसमें स्वपरागण करवाया F2PD के पादपों में, और इससे इन्होंने F1PD के पादपों में, और उससे F2PD जो है वो प्राप्त किए। स्वपरागण का मतलब इसी पादप का क्रॉस इसी पादप से, इसी पादप के नर युग्मक इसी पादप के मादा युग्मक, वो काम में लिए। अब एक पादप जो है इसमें नर युग्मक जो है वो किस प्रकार के बनेंगे, तो युग्मक निर्माण में देखें, और दूसरे मादा युग्मक कौन से बनेंगे उनको देखते हैं। अब युग्मक निर्माण जो है वो यहाँ पर समझना जरूरी है कि युग्मक हम कोष से बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, तो इसके लिए सीधा सा ध्यान में रखें। युग्मक निर्माण की जो संभावनाएं हैं उनको इस तरह से दर्शाया जाता है। ये पहली जीन के एलील हैं और ये दूसरी जीन के एलील हैं, दो अलग अलग जीन हैं, उनके अलग अलग एलील हो गए। पहली जीन के दो एलील हैं, ये पहला और ये दूसरा, इसके भी ये पहला और ये दूसरा। तो संभावना इस तरह से बनती है, सीधा सा यूं ध्यान में रखें, पहला पहला, पहली जीन का भी पहला युग्मक दूसरी जीन का भी पहला युग्मक, एक संभावना तो आ गई है। दूसरी संभावना पहला और एक दूसरा, एक जीन का पहला एलील दूसरी जीन का दूसरा एलील, ठीक है। पहला 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 दूसरा, फिर दूसरा और पहला दूसरा और एक दूसरा, ये चार संभावनाएं हैं, ठीक है। सीधा सा है, एक जीन अलग अलग जीन, आर अलग जीन है, वाई अलग जीन है, इसके एलील जो हैं वो युग्मक बनाएंगे। तो कैसे, पहली जीन का पहला एलील दूसरी जीन का भी पहला एलील, दूसरी संभावना में पहली जीन का पहला एलील तो दूसरी जीन का दूसरा एलील, तीसरी संभावना में पहली जीन का दूसरा एलील दूसरी जीन का पहला एलील, और चौथी संभावना में पहली जीन का दूसरा एलील तो दूसरी जीन का भी दूसरा एलील। सीधा सा ये ध्यान में रखें, पहला 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 दूसरा दूसरा पहला और दूसरा दूसरा, ये चार संभावनाएं इससे बनती हैं। अब इस पहली संभावना से देखें तो युग्मक कैसा बनेगा, कैपिटल आर के साथ में कौन आएगा, कैपिटल वाई। दूसरी संभावना से देखें तो कैपिटल आर के साथ में कौन आया, स्मॉल वाई। तीसरी संभावना से देखें तो स्मॉल आर के साथ में क्या आया, कैपिटल वाई, और चौथी संभावना से स्मॉल आर के साथ में स्मॉल वाई। ये चारों युग्मक अलग अलग प्रकार के, तो चार प्रकार के युग्मक इसमें बन गए। तो युग्मक निर्माण में ये दर्शाते हैं कि चार तरह के युग्मक इसमें बनते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर ए स्मॉल वाई, स्मॉल आर ए कैपिटल वाई, और लास्ट वन स्मॉल आर ए स्मॉल वाई। ये चार प्रकार के युग्मक बने। अब मादा युग्मक, पादप का जीन प्ररूप तो सेम ही है, तो मादा युग्मक भी सेम ही चार प्रकार के बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर ए कैपिटल वाई, और स्मॉल आर ए स्मॉल वाई। ये चार प्रकार के बन गए। अब देखें यहां पर हमने चार प्रकार के युग्मक बनाए, यहां एक ही प्रकार का युग्मक क्यों बनाया, देखें इसको, ये जीन प्ररूप है तो उसमें युग्मक कैसे बनेंगे, पहला पहला पहली संभावना, दूसरी संभावना पहला दूसरा, दूसरा पहला दूसरा दूसरा। अब पहली संभावना से देखें युग्मक कौन सा आता है, कैपिटल आर के साथ में क्या आ रहा है, कैपिटल वाई। दूसरी संभावना से देखें कैपिटल आर के साथ में क्या आ रहा है, कैपिटल वाई। तीसरी संभावना से भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, और चौथी संभावना से भी कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो चारों युग्मक एक प्रकार के बने, तो अभी सलाइन की संभावना सेम है, एक ही प्रकार की रहेगी। तो चार युग्मक एक से बनते हैं तो चार दिखाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग युग्मक जो बनते हैं ना उनको दिखाना पड़ता है संभावनाओं के लिए। तो इसमें एक ही प्रकार के युग्मक बने इसलिए एक ही दिखा दिया। इसमें भी देखें ये स्थिति लागू करें, यही स्थिति लागू करते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो पहली संभावना से भी स्मॉल आर स्मॉल वाई, दूसरी संभावना से भी स्मॉल आर स्मॉल वाई, तीसरी से भी स्मॉल आर स्मॉल वाई, चौथी से भी स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो चारों युग्मक एक ही तरह के बने, इसलिए इसमें भी एक ही दिखाए। मान लेते हैं यहां पर जीन प्ररूप पादप का ये हो जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक जीन के लिए विषम युग्म की स्थिति यानी अशुद्ध, दूसरी जीन के लिए शुद्ध, तब युग्मक कैसे बनेंगे,
पहला पहला, पहला दूसरा, दूसरा पहला, दूसरा दूसरा। संभावनाएं 4 हैं। इन 4 संभावना में देखिए, पहली संभावना से युग्मक कौन सा बन रहा है? कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरी संभावना से कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरी संभावना से कैपिटल आर कैपिटल वाई। चौथी संभावना से कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये दोनों युग्मक एक जैसे हैं, एक जैसे हैं तो एक ही दिखाओ। ये दोनों भी एक जैसे हैं तो केवल एक ही दिखाइए। तो युग्मक जो है वो कितने प्रकार के बने? 2 प्रकार के। तो इसमें 2 प्रकार के युग्मक दिखाएं, इसमें एक ही तरह का, इसमें 4 तरह के। ठीक है, तो शायद युग्मक निर्माण कैसे है या युग्मक कैसे बनते हैं वो ध्यान में आ गया होगा। सीधी सी तरीका है, इसको ध्यान में रख ले इस ट्रिक से। अब ये 4 प्रकार के युग्मक बने हैं, अब इनका संलयन कैसे होगा उस चीज को देखें। मतलब एक पादप में नर युग्मक जो है वो ये भी है, ये भी है, ये चारों तरह के हैं। नर युग्मक मादा युग्मक से जाकर मिलेगा तो कौन सा नर युग्मक कौन से मादा युग्मक से मिले? संभावनाएं तो बराबर की हैं। जैसे ये नर युग्मक जो है वो जाकर इससे मिले, एक संभावना तो ये हो गई। या हो सकता है ये जाकर इससे नहीं इससे मिले, यूं ये इससे मिले, या फिर ये इससे मिले, या फिर ये इससे मिले, या फिर ये इससे मिले। अब इस एक ही युग्मक की 4 संभावनाएं हैं संलयन की। दूसरे युग्मक की भी तो 4 संभावनाएं हैं, तीसरे की भी 4 संभावनाएं हैं, चौथी की भी 4 संभावनाएं हैं। तो इस तरह से देखें तो संभावनाएं जो हैं, युग्मक संलयन के संभावनाएं जो हम वो अधिक बन रही हैं, तो इनको हमें दर्शाएंगे इस तरह से, लाइन वगैरह खींच कर नहीं, एक शतरंज पट चेकर बोर्ड विधि जो होती है उससे दर्शाएंगे। एक बोर्ड या एक वर्ग बनाते हैं और उस वर्ग के द्वारा हम युग्मक संलयन की संभावनाएं प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर वैसे तो बुक वगैरह में नोट्स में यहीं पर बनाया हुआ है, इसको यहाँ पर आएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे यहाँ दर्शा देते हैं। ठीक है, तो पहले युग्मक संलयन की संभावनाएं दर्शानी है तो एक तो बना लें वर्ग। इस तरह का एक वर्ग बनाते हैं, एक बड़ा वर्ग जो है वो बना लिया। अब जितने युग्मक जो हैं वो इस वर्ग में प्रदर्शित कर दें तो इससे जो युग्मक संलयन की संभावनाएं हैं वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। तो ये युग्मक संलयन के संभावनाएं यहाँ पर हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे शतरंज पट्टे विधि के द्वारा। एक बार थोड़ा सा ये और यहाँ बना देता हूं। तो ये एक बोर्ड या एक स्क्वायर जो है वो बन गया। अब यहाँ पर युग्मक कौन कौन से हैं उनको दर्शा दें। युग्मक जो है वो यहाँ पर एक तो है 4 प्रकार के युग्मक हैं। एक तरफ तो लिख दें एक पादप के युग्मक, दूसरे तरफ लिख दें दूसरे पादप के नर युग्मक। यहाँ पर हम लिखेंगे इस पादप के नर युग्मक, इसमें कितने हैं? 4, तो 4 लिख दो। कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा युग्मक कैपिटल आर स्मॉल वाई, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई और चौथा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 युग्मक है, चारों यहाँ लिख दें। अब जितने युग्मक हैं उनके बीच में लाइन खींच दें इस तरह से। ये लाइन खींचकर यहाँ पर हमें इसको दर्शा देते हैं। तो 4 तो संभावनाएं या स्थितियां ये बन गई। अब इस पादप के नर युग्मक, ये नर युग्मक इससे मिलेगा या इससे या इससे, इनको और दर्शाएं तो चारों युग्मक दूसरे जनक के युग्मक यहाँ लिख दें ऊपर। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, और इनके बीच में भी लाइन खींच दें। इससे एग्जैक्ट जो संभावनाएं हैं वो सारी संभावनाएं इससे निकल कर आ जाए। अब देखिए टोटल खाने जो हैं वो कितने बने हैं। टोटल इसमें 16 वर्ग बन गए, अर्थात 16 ही संभावनाएं हैं युग्म के संलयन की। अब इन 16 संभावनाओं को हम दर्शाएंगे तो इसमें पहले ये युग्मक संलयन से संततियां बनेंगी, 16 तरह की संततियां बनेंगी। अब इन संततियों का जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप क्या होगा उसको लिखते हैं। जीन प्ररूप यहां लिखना है पहले। एक युग्मक से जीन आएगा कैपिटल आर, तो दूसरे से भी कैपिटल आर ही आ रहा है। युग्मकों से पहुंचते हैं जीन संततियों में और उन संततियों में जीन कैसे पहुंचेंगे उनको दिखा दें। यानी सीधा सा है, ये आर जो है चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, ये तो आकृति का जीन है या आकृति वाले एलील है, और पीला कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वाई जो है वो रंग वाला एलील है। उनको एक साथ मिलाना है। मतलब सीधा सा कहें आर आर एक साथ
वाई वाई एक साथ ऐसे आ जाएंगे। और थोड़ा सा देखने में सही लगे इसलिए आर चाहे किसी भी तरफ से आए उसको पहले लिख देते हैं, स्मॉल है तो उसको बाद में लिखते हैं। चले देखें, जैसे इसमें आर आर एक साथ लिखें तो इस युग्मक से भी कैपिटल आर, इससे भी कैपिटल आर, और वाई वाई इससे भी कैपिटल वाई, इससे भी कैपिटल वाई। इसका जीन प्रारूप आ गया कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसमें देखें कैपिटल आर दोनों तरफ से आ रहा है। वाई देखें इस तरफ से कैपिटल वाई, इस तरफ से स्मॉल वाई। इसमें देखें कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल वाई को पहले लिख देते हैं, यहाँ इस तरफ से आया तो भी पहले लिखा, यहाँ ऊपर से आया तो भी पहले लिखा, ठीक है। इसी तरह से इनको और भरें, जैसे कोई भी रैंडमली देख लें, जैसे इसमें देखें स्मॉल आर और वाई देखें कैपिटल वाई। इसमें देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई दोनों तरफ से आ रहा है। इसमें देखें कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर, कैपिटल वाई और एक है स्मॉल वाई, ठीक है। इस तरह से इनको सबको भरना है, भर देते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसमें देखें कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आ गए। इसमें देखें कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, और यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह से इसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पर दोनों आर भी स्मॉल, दोनों वाई जो हैं वो भी स्मॉल, ये लिख दिए। इसके बाद में हमें आगे लिखेंगे इनका लक्षण प्रारूप, ये गोल है या पीले हैं, झुर्रीदार हैं या हरे हैं, ये। अब देखें इनको कैसे लिखना है लक्षण प्रारूप भी, उसमें भी कोई ज्यादा हार्ड टास्क नहीं है। नोट्स वगैरह में देखोगे कि इतनी सारणी कैसे याद होगी, बिल्कुल भी समझ के इसको एक बार देख लें। जिस खाने में कैपिटल आर है, आर यहाँ पर प्रभावी होता है, इसलिए कैपिटल आर जिस खाने में है वो बीज निश्चित रूप से गोल होना है, और कैपिटल वाई जिसमें है वो कैसा होना है, पीला, चाहे दोनों हो चाहे एक हो, ठीक है। तो प्रभावी एलिल है तो वो अपना प्रभाव दर्शाएगा, प्रभावी एलिल नहीं है तो फिर अप्रभावी एलिल अपना प्रभाव दर्शा देगा। जैसे यहां देखें, यहां कैपिटल वाई नहीं है, दोनों के दोनों स्मॉल वाई हैं, इसलिए यहां पर प्रभावी लक्षण यानी पीला रंग जो है वो उत्पन्न नहीं होगा, हरा रंग उत्पन्न होगा। इसमें देखें दोनों के दोनों स्मॉल आर हैं, दोनों स्मॉल आर हैं तो बीज जो है वो गोल नहीं बनेगा, कैसा होगा, झुर्रीदार। तो यहाँ पर कैपिटल आर है तो बीज कैसा हो गया, गोल, और वाई भी है इसलिए कैसा हो गया, पीला। इसी तरह से ये भी गोल और वाई, कैपिटल एक वाई है एक स्मॉल वाई है, तो गोल अपना पीला जो है, कैपिटल वाई अपना लक्षण दर्शाएगा पीला। इसमें एक आर कैपिटल एक आर स्मॉल, लेकिन ये प्रभावी है इसलिए कैसा होगा, गोल, और रंग कैसा, पीला। इसमें देखें एक प्रभावी है गोल, और इसमें ये प्रभावी है तो कैसा हो गया, पीला। इसी तरह से इसमें ये गोल लेकिन रंग वाला कोई सा भी जीन प्रभावी जीन नहीं है, इसलिए इसका रंग होगा कैसा, हरा। इसी तरह से ये गोल और पीला। ये देखें इसमें दोनों स्मॉल आर हैं इसलिए गोल नहीं, कैसा होगा, झुर्रीदार, और रंग कैसा होगा, पीला। इसी तरह से ये भी झुर्रीदार लेकिन रंग प्रभावी है इसलिए पीला। ये देखें दोनों ये प्रभावी हैं इसलिए आकृति भी झुर्रीदार और रंग जो है वो भी कैसा, हरा, दोनों है प्रभावी लक्षण। इसमें आकृति तो झुर्रीदार है लेकिन रंग कैसा होगा, पीला होगा, क्योंकि एक कैपिटल वाई उपस्थित है। इसमें गोल है लेकिन रंग हरा, क्योंकि कैपिटल वाई नहीं, दोनों स्मॉल वाई हैं। इसमें आकृति गोल और रंग भी पीला। यहाँ पर गोल लेकिन रंग देखें हरा, यहाँ पर गोल और पीला,
ठीक है, उम्मीद है ध्यान में आ गया होगा ये कैसे इनको लिखना है। गोल, पीला, और ये भी आकृति गोल और रंग पीला, क्योंकि एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है। इस तरह से ये लक्षण प्ररूप जो हैं वो भी लिख दिए। अब इसके बाद में इस आधार पर हम इनका लक्षण प्ररूप अनुपात जो है वो लिखेंगे। तो लक्षण प्ररूप अनुपात लिखें तो उसके लिए पहले लक्षण प्ररूप जो हैं वो लिखते हैं। तो लक्षण प्ररूप अनुपात जो है उसमें हमें पहले लक्षण प्ररूप कौन से हैं उनको लिखते हैं, उसके बाद में लक्षण प्ररूप का अनुपात जो है वो लिखेंगे। लक्षण प्ररूप ये होते हैं पादप की बाह्य प्रतीति, बाहर से दिखने में वो कैसा है। अब बीज का पता चल जाता है कि वो गोल है या फिर झुर्रीदार है या फिर वो पीला है या हरा है, इसका पता चल जाता है। तो इसमें देखें लक्षण प्ररूप यानी कितने रूप जो हैं वो आ रहे हैं। एक आ रहा है पादप गोल और पीले बीज वाला, तो एक तो लक्षण प्ररूप हो गया गोल और पीला। अब इससे अलग देखें दूसरा लक्षण प्ररूप कौन सा है, ये भी गोल पीला, यह भी, यह भी, ये भी, ये एक जैसे ही है, लेकिन ये देखें गोल, आकृति तो गोल है लेकिन रंग कैसा है, हरा। तो ये एक अलग लक्षण प्ररूप हो गया। दूसरा लक्षण प्ररूप हो गया गोल और हरा। तीसरा लक्षण प्ररूप देखें गोल पीला पहले ही आ चुका है, गोल हरा पहले आ चुका है, इसलिए इनको रहने दें। ये भी आ चुका है, यह भी आ चुका है। ये देखें ये अलग है, आकृति झुर्रीदार और रंग कैसा, पीला। तो झुर्रीदार और पीला, ये तीसरा लक्षण प्ररूप हो गया। और चौथा लक्षण प्ररूप देखें ये पहले आ चुके हैं, ये चौथा लक्षण प्ररूप है झुर्रीदार और हरा। तो चौथे प्रकार का हो गया झुर्रीदार हरा। अब इनको गिनकर इनकी संख्या जो है वो लिख दें। गोल और पीले बीज वाले कुल पादप कितने हैं, इन 16 में से गिनोगे तो इनकी संख्या आएगी 9। गोल और हरे बीज वाले इनकी संख्या आएगी 3। झुर्रीदार और पीले बीज वाले 1 2 3, ये भी 3 है और कोई नहीं है, देख लें सही 3। और लास्ट में झुर्रीदार और हरा केवल 1 है। तो ये आ गया लक्षण प्ररूप अनुपात। अब इसको भी यूं रटने की या इनमें से यूं इतना छांटने की हो सकता है बाई चांस कोई गलती हो जाए, लेकिन गलती यदि हो तो मिलान करने की एक सीधी सी ट्रिक है, वो अभी आपको बताते हैं। लेकिन गलती होने की संभावना रहेगी नहीं। इस चीज को इतना जो देखा है, इसमें जैसे ये बनाया, ये चीज यहाँ आएगी, ये सारणी ये यहाँ पर बना दें, फिर लक्षण प्ररूप अनुपात लिख दें। अब लक्षण प्ररूप अनुपात, लक्षण प्ररूप कौन से हैं इनकी छंटनी करनी है और इनका अनुपात लिखना है। तो उसमें गलती होने की बिल्कुल संभावना नहीं है। युग्मक बनाएं वो सही तरीके से बना दें। 4 तरह के युग्मक बनते हैं और फिर इनको इस तरह से लिख के और फिर जिस खाने में जो आता है वो लिख दें। लक्षण प्ररूप लिखना है तो सीधा सा है, जिसमें कैपिटल आर है वो गोल है, जिसमें कैपिटल वाई है वो पीला है, जिसमें कैपिटल वाई नहीं है वो हरा है, और जिसमें कैपिटल आर नहीं है वो झुर्रीदार है। ठीक है। अब ये 16 जो है इनमें से सीधी सी ट्रिक जो है वो ये होती है, यूं तिरछे देखो, इस तरह से तिरछे चलो। आप इस तरह से आप तिरछे चलोगे, जैसे सारणी में हमने यही तो बनाया है। ये 16 की जो सारणी है, शॉर्ट में बताते हैं ट्रिक के लिए। ये जो 16 की सारणी है, इसमें ये जो खाने हैं यूं तिरछे, इसमें 9, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 1। 9 3 3 1 ये अनुपात आता है। 9 कौन से हैं? इस खाने में जो है उस तरह के 9 पौधे हैं, गोल और पीले। कौन से? ये चारों के चारों गोल और पीले हैं, ये चारों के चारों भी गोल और पीले, और ये चारों भी गोल और पीले। अब यूं नहीं कि 4 4 4 12 हो गए। ये देखें 4, ये तो गिना ही गया, 3 7 और 8 9। तो यूं ये 9 पादप ये हैं, यूं यूं और ये तिरछे, ये तिरछे गोल पीला गोल पीला गोल पीला और गोल पीला, ये चारों एक जैसे। तो इस तरह से ये कुल 9 हैं। इस खाने में जो है ये गोल और हरा, ये हुए 9, ये हुए 3, ये भी 3 और ये 1। गोल और हरे देखें गिन ले, ये है इसके सीध में ये है लास्ट वाला, और इसके सीध में ये भी लास्ट वाला गोल और हरा। तो ये 3 ये हुए। अब झुर्रीदार और पीले, ये तीनों जो हैं ये और
ये तीनों झुर्रीदार और पीले हैं, और लास्ट वाला है झुर्रीदार और हरा। तो सारणी में सीधा सा ध्यान रख ले, लक्षण प्ररूप अनुपात कैसे लिखोगे? इस खाने में जो लक्षण प्ररूप है वो लिख दिया, गोल पीला, और संख्या हो गई 9। इस खाने में है गोल और हरा, संख्या हो गई 3। इस खाने में है झुर्रीदार और पीला, संख्या 3, और इस खाने में लास्ट वाले में है 1। ये आ गया लक्षण प्ररूप अनुपात। अब इसके बाद में जीन प्ररूप अनुपात और लिखना होता है। जीन प्ररूप कौन से हैं? ये जीन प्ररूप हैं। ये कितने प्रकार के हैं? तो ये कुल मिलाकर अलग अलग 9 प्रकार के हैं। लेकिन जीन प्ररूप अनुपात को लिखना कैसे है, उसमें सीधा सा तरीका जो है वो ध्यान में रख लें। जीन प्ररूप अनुपात सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधी सी ट्रिक ये ध्यान में रख लें। ये 16 जो खाने बनाए हैं, इनमें से कौन सा जीन प्ररूप कितना आएगा उसको देखें। इसमें यूं तिरछे चलें, यूं तिरछे, 1 1 1 1। इन खानों में जो जीन प्ररूप है वैसा केवल एक ही है, और ऐसा कोई सा ही नहीं है। दोनों कैपिटल आर, दोनों कैपिटल वाई, ये केवल इसी खाने में है, और बाकी 15 में से कोई से में भी देख लेना बिल्कुल भी नहीं है। दोनों कैपिटल आर और दोनों स्मॉल वाई, ऐसा भी केवल एक इसी में है। दोनों स्मॉल आर, दोनों कैपिटल वाई, ऐसा भी केवल इसी में है। दोनों स्मॉल आर, दोनों स्मॉल वाई, ऐसा भी केवल इसी में है। यानी दोनों के दोनों जीन एक लक्षण वाले, चाहे वो आर हो चाहे वाई हो, वो दोनों एक जैसे, चाहे वो प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, दोनों एक जैसे जो है वो केवल एक एक संभावना में ही आते हैं। फिर बाकी देखें यूं तिरछे, यूं तिरछे देखें, ये चारों के चारों जीन प्ररूप एक जैसे हैं। एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, सब में चारों में यही है। तो इस खाने में जो जीन प्ररूप है वो उसकी संख्या कितनी है? 4। इस तरह से तिरछे चारों अलग अलग, इस तरह से तिरछे चारों एक जैसे। फिर उसके बाद में ये बीच में जो आ गए वो 2 हैं, और ये जो आ गए वो भी 2 हैं। इस तरह से लिख दें, 1 2 2 4 1 2 1 2 1। तो अनुपात ये आ जाएगा, इसी तरह से लिख दें, 1 2 2 4 1 2 1 2 और लास्ट 1। ये आ गया जीन प्ररूप अनुपात। केवल ऐसे ही लिखना है। देखिए ये दोनों सीधा सा, यदि हम देखें संभावना में, तो ये चारों तो एक एक हैं ही। जीन प्ररूप अनुपात लिखें तो सीधी सी ट्रिक है, 1 1 1 1, और ये चारों एक जैसे, तो यहां लिख दिया 4। ये 2 इस तरह के भी 2 हैं। देखो दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये भी ऐसा ही है। ये दोनों एक जैसे हैं। और यूं तिरछे देखो, ये एक ये दोनों एक जैसे हैं। इस तरह का एक ये भी है। और फिर इसके बाद में ये 2 ये देखो, एक ये और एक ये सेम है, और ये दोनों तिरछे ये भी सेम है। तो इस तरह के ये जीन प्ररूप अनुपात आ गए। तो कुल संख्या 9 लिखनी है, और ऐसे लिखना है। सीधी सी ट्रिक ये ध्यान में रख लें, ये जीन प्ररूप अनुपात की है, और लक्षण प्ररूप अनुपात की आपको बताई थी। कुल जो 16 हैं उनमें से 9 3 3 1, ये लक्षण प्ररूप अनुपात का, ये जीन प्ररूप अनुपात का जो है, ये याद रखने का तरीका जो है वो सीधा सा ये हो जाए। अब ये हो गया हमारा द्विसंकर संकरण प्रयोग। अब इस पर आधारित जो नियम है उसको समझते हैं। तो द्विसंकर संकरण प्रयोग में कई बार छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें ध्यान में रखें। द्विसंकर संकरण का लक्षण प्ररूप क्या आता है? 9 3 3 1। जीन प्ररूप अनुपात क्या आता है? 1 2 2 4 1 2 1 2 1। ठीक है, सीधा सा 4 बार 1 1, 4 बार 2 2, 1 बार 4, ये आएगा। तो ये जीन प्ररूप अनुपात हो गया। अब इस पर आधारित जो नियम है वो नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये कहता है कि 2 अलग अलग लक्षणों का निर्धारण करने वाले जो जीन हैं उनकी वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। वो एक दूसरे की वंशागति को प्रभावित नहीं करते, और युग्मक निर्माण के समय 2 अलग अलग युग्मकों के जो 2 अलग अलग लक्षणों के जो जीन हैं या एलील हैं वो
युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अपिव्यूहित होते हैं। सीधी सी बात एक ध्यान में रखें एक लाइन से कि दो अलग अलग लक्षणों का निर्धारण करने वाली जीन के एलील एक दूसरे से स्वतंत्र अपिव्यूहन दर्शाते हैं या एक दूसरे से स्वतंत्र वंशागति प्रदर्शित करते हैं। कैसे, उदाहरण से समझें। दो अलग अलग लक्षणों को लिया था मेंडल ने, एक आकृति और एक रंग। तो यहां पर आकृति के जो एलील हैं यानी आर, वो चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, वो एक दूसरे की वंशागति को प्रभावित नहीं करेंगे। और जब युग्मकों का निर्माण होगा तो उसमें ये एक दूसरे से स्वतंत्र अपिव्यूहन दर्शाएंगे। इसको हम यूं दर्शा सकते हैं, जो युग्मक संभावना बताई थी ना वही, मतलब ये एक जीन का एलील ये दूसरे जीन के कौन से एलील से जुड़ेगा या अपिव्यूहन करेगा उसके लिए स्वतंत्र है। यानी ये कैपिटल आर अपिव्यूहन कर सकता है कैपिटल वाई के साथ भी, और ये अपिव्यूहन कर सकता है स्मॉल वाई के साथ भी। और स्मॉल आर है तो वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी। और इसी कारण से नए प्रकार के लक्षण जो है वो उत्पन्न होते हैं। यानी गोल के साथ पीला रहे ये जरूरी नहीं है, या झुर्रीदार के साथ में हमेशा हरा रहे ये जरूरी नहीं है। गोल के साथ में पीला भी आ सकता है, गोल के साथ में हरा लक्षण भी आ सकता है, और झुर्रीदार के साथ में हरा भी हो सकता है, झुर्रीदार के साथ में पीला भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि गोल का मतलब है कैपिटल आर, झुर्रीदार का मतलब है स्मॉल आर, पीले का मतलब है कैपिटल वाई, हरे का मतलब है स्मॉल वाई। तो युग्मक निर्माण के समय गोल लक्षण का एलील पीले के साथ भी आ सकता है, गोल लक्षण का एलील हरे के साथ भी आ सकता है, या झुर्रीदार वाला स्मॉल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है, या झुर्रीदार जो है वो स्मॉल वाई हरे के साथ भी आ सकता है। यही क्या है? स्वतंत्र अपिव्यूहन। और ये इसका नियम हो गया स्वतंत्र अपिव्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र अपिव्यूहन का नियम सिर्फ इतनी सी चीज है। तीनों नियम जो पढ़े हमने, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो अलग अलग एलील एक साथ हों, एक जीन के दो एलील एक साथ हों तो केवल एक ही अपना प्रभाव दर्शाता है, दूसरा नहीं दर्शाता। दूसरा, जब युग्मकों का निर्माण होता है तो युग्मक निर्माण के समय दोनों एलील जो हैं वो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और एक दूसरे से पृथक होकर युग्मकों में पहुंचते हैं। ये है दूसरा नियम। और ये है तीसरा नियम। दो अलग अलग जीन के एलील जो हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र अपिव्यूहन दर्शाते हैं। ये है स्वतंत्र अपिव्यूहन का नियम। तो इस तरह से मेंडल के तीन नियम जो हैं वो हमने पढ़े हैं। पहले दो नियम जो है वो एकल संकरण प्रयोग पर आधारित है, दूसरा जो है वो द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। अब इसके बाद में इसमें छोटे से दो टॉपिक और रहे हैं, उनको हम कल की क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।